नमस्कार, मैं राजवीर द इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक दौर था जब छात्र राजनीति से बहुत बड़े बड़े नेता निकले। वो दौर ऐसा था कि राजनीति, ये कहा जाता था कि अगर राजनीति के शिखर तक पहुंचना है तो उसका रास्ता छात्र संघ से होकर गुजरता है। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी वास्तविकता कम हुई, वो दौर लगभग खत्म होने की कगार पे है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले और लगातार उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, वो चाहे पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, वो सबके प्यारे रहे, सबके प्रिय रहे। हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये 8 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से मैंने बताया कि ये एक ऐसे नेता रहे जो हर तरह से जिनकी स्वीकार्यता है, वो चाहे इनके विपक्ष का नेता हो, इनकी पार्टी का नेता हो, अगर कोई भी इनसे मिला तो कहीं ना कहीं उसने तारीफ ही की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो मौजूदा राजनीति है, जो अभी मौजूदा राजनीति चल रही है, इसको लेके जो आप जैसे राजनेता हैं तमाम सवाल खड़े करते हैं। कहाँ कमी रह गई? आपको लगता है कि जो राजनीति का जो दौर अभी चल रहा है, क्या ये इस दौर की आप लोगों ने कल्पना की थी कि राजनीति इस स्तर तक, इस हद तक जा सकती है? ये कभी जीवन में अभी कल्पना नहीं किया था जो आज राजनीति वर्तमान में है। ये कहा जाए कि राजनीति है ही नहीं। आज के दौर में किसी तरह से हम कैसे किस तरह से सरकार बना लें, बस केवल यही काम है। राजनीति नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। गाली गलौज, अपशब्द, बोलने का तरीका जी, ये सब बदल गया। वो राजनीति का आप कह ही नहीं सकते, अब केवल एक राजनीति का ढकोसला है। नहीं, आपके जैसे कई बार बयानों में मैंने सुना कि आपने हमेशा ये कहा कि आपके जो राजनीतिक गुरु रहे वो चंद्रशेखर जी रहे। तो वो भी एक दौर था, आंदोलनों का दौर था। जेपी आंदोलन से आप खुद निकले, जेपी आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका रही, आप लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। अब देश में लगभग आंदोलन भी खत्म हो गया। लेकिन एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष जो है सिर्फ इस तरह की बातें करता है, इस तरह के आरोप लगाता है। उसके पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही इस तरह का कोई पक्ष है उनका जिससे वो सरकार से भिड़ सकें, सरकार के पास जाएं। नहीं, एक तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि पक्ष और विपक्ष सब सरकार बनाने के ही चक्कर में पूरे अपना समय बिता रहे हैं। पहले विपक्ष जी, जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करता था, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो, आंदोलन, आज वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। एक तो सरकार का इतना दबाव है कि लगभग एक तरह से लोकतंत्र खत्म ही हो गया है। आप धरना दीजिए तुरंत मुकदमा हो जाए, आप प्रदर्शन कीजिए तुरंत मुकदमा हो जाए। तो ये भी विपक्ष को एक थोड़ा कम किया है संघर्ष वाले रास्ते में, कमजोर करने का एक ये भी और जो नए लोग आए हैं राजनीति में, उनका संघर्ष से दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं है। अब जो पुराने नेता रह गए हैं वही संघर्ष चाहते हैं, लेकिन संघर्ष हो नहीं पा रहा। अच्छा, मैंने चूंकि शुरुआत में छात्र संघ राजनीति की बात की और आपने बड़े सक्रिय तरीके से छात्र संघ की राजनीति की और शायद वही एक रास्ता था कि उससे होकर आपने यहाँ तक की ये दूरी तय की। लेकिन अब अगर छात्र राजनीति को देखें तो आपको नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ना तो कोई छात्र संघ चुनाव होता है, बामुश्किल 1-2 यूनिवर्सिटियाँ होंगी देश में बड़ी जहाँ चुनाव होता हो, या लगभग छात्र संघ खत्म ही हो गया है। तो आपको लगता है कि मौजूदा राजनीति में जो छात्र संघ की भूमिका थी, जो छात्र संघ के नेता आते थे, वो एक अलग कलेवर होता था, एक अलग तेवर होता था, ये भी एक कमी है राजनीति में, सबसे बड़ी कमी है। और छात्र संघ को इस स्थिति में ले आने में कई सरकारें रही। एक कांग्रेस भी इसको खत्म करने की कोशिश की, चौधरी चरण सिंह भी एक बार इसको खत्म करने की कोशिश किया, माननीय मायावती जी ने भी इसको 2-2 बार खत्म करने की कोशिश की। लेकिन समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई, उसने छात्र संघ के चुनाव कराए, पहला काम यही किया जी। और जब सत्ता में नहीं रही तो छात्र संघ का चुनाव हो, इसलिए समाजवादी पार्टी नेताजी हमेशा संघर्ष किए इसके लिए। जब अखिलेश जी आए सत्ता में तो उन्होंने भी तत्काल हर जगह चुनाव कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो है क्वार्टर है लखनऊ, यही बहुत दिन से चुनाव नहीं हो पा रहा है, अब तो कहीं नहीं हो रहा। दूसरा कि जो कांग्रेस के जमाने में लिंग 2 कमेटी के संस्तुतियां बना कर लिंग 2 कमेटी जी, और लगभग खत्म कर दिया छात्र को। मतलब अब और इसीलिए राजनीति खत्म हो गई है। राजनीति का शुरुआत शासन
राजनीति की एक नर्सरी है, वहीं से ट्रेनिंग होती है। छात्र संघर्ष करते हैं, केवल कॉलेज की ही बात को नहीं लेकर के, जनता के बातों को लेकर के हुई। बड़े बड़े छात्रों का आंदोलन हुआ, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, नहर पाटो आंदोलन छात्रों ने किया। लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में केवल छात्र जुआ ही थे। एकदम 2 बरस न कोई मुकदमा नहीं होता था। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद सारे मुकदमे शुरू हो गए। जिस समय इमरजेंसी लगी, जिन कारणों से लगी, जिन कारणों से जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र जुआ आंदोलन हुआ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संपूर्ण क्रांति। माने जयप्रकाश जी का ये था कि मानव के शरीर में कोई अवगुण न रह जाए। तब मानव मतलब चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे सरकारी नौकर हो। लेकिन बीच में इमरजेंसी लग गई, सारे नेता जेल में बंद कर दिए गए। उसी में पार्टी बना लिए, सरकार बन गई, बन तो गई, जो वादा था वो पूरा हो गया। जहां से महंगाई खड़ी हुई थी, जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई वहीं पर लेके पहुंचा दिया। अच्छा सर, भाजपा को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया एक अलायंस हुआ है। तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो गठबंधन में आईं, लेकिन लगातार जो भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, वो सवाल उठाते रहे कि ये गठबंधन बिल्कुल एक मेढक तोड़ने जैसा है कि एक को बैठा लेंगे दूसरा भाग जाएगा। उनकी बात तब और सही नज़र आती है कि जब अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी हुई, तो आपको लगता है कि ये 2024 में आप लोग मिलकर लड़ पाएंगे? क्योंकि ये मौजूदा स्थिति देख के तो लग नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक ही चरित्र है। क्षेत्रीय दलों को बर्दाश्त न कांग्रेस करती है, न भारतीय जनता पार्टी करती है। तो फिर अलायंस कहेगा? ये तो दिखावा है, वो दिखावा है। लेकिन जनता के मन में है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। गठबंधन इंडिया बना है, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः कांग्रेस की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में वो है। उसको चाहिए, अगर उसको भाजपा को हटाना है, कि जैसे बंगाल है, बिहार है, यूपी है, इस तरह के और भी स्टेटों में जो क्षेत्रीय दल प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, सरकार भी बनाते हैं, विपक्ष में भूमिका निभाते हैं, उनको प्राथमिकता देकर के चुनाव लड़ना चाहिए भाई। लेकिन कांग्रेस का जो तर्क है कि मध्य प्रदेश में आप सीट मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपका कोई वैसा आधार नहीं है, कांग्रेस जो कहती है, तो अगर ये शुरुआत तो आपने की ना गठबंधन से अलग होने की, या जो रार आपस में हो रही है, वो शुरुआत तो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। इससे पहले की भी एक घटना बता दें, उनका एक ये भी आरोप है कि उत्तराखंड में बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, इसलिए वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। उसके बाद दूसरी बार जब मध्य प्रदेश का जब चुनाव है, तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। अब तो जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश में कई चुनाव से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक बार 7 विधायक हुए, एक बार 8 विधायक हुए, एक बार 4 विधायक हुए, पिछली बार 1 विधायक हुआ। तो हम तो हमेशा लड़ते रहे हैं। और जैसा मैं सुन रहा हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ये वार्ता उन्हीं लोगों ने शुरू किया, कांग्रेस के लोग ही ने, और फिर वार्ता उन लोगों ने उसको तोड़ भी दिया। सपा तो नहीं तोड़ी, सपा तो लड़ रही है। जैसे हम सुन रहे हैं कि 6 सीट पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में बात हो गई थी, तो फिर उसको तोड़ा उन्हीं लोगों ने, पूरे पर कैंडिडेट घोषणा कर दी। जहां तक बागेश्वर की बात है, और वो लोग कहते हैं घोसी वाले में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी ने उत्तर प्रदेश के हर पार्टी के, भाजपा को छोड़कर के हर पार्टी के अध्यक्षों को उन्होंने पत्र लिखा, टेलीफोन से वार्ता की, समर्थन मांगने के लिए, समर्थन मांगा जी, सबसे समर्थन मांगा, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, और जो क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस हो, उन्होंने मांगा। अब हमको ये नहीं पता कि उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष सभी पार्टी के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखे या समर्थन मांगे या नहीं मांगे, ये तो वो बात हो कही, ये नहीं कि उन्होंने मांगा।
लेकिन ये आपका ये कहना एक मांगा हमारी नहीं, अगर मांगा होता तो कहीं ना कहीं पब्लिक फोरम में तो आ छोड़ ही देते, जाता। हम भी छोड़ देते। हाँ। अगर वो मांगे होते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छोड़ देते, एक सीट से कौन बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। दूसरी बात, एमएलए में 17 के चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, जो हैसियत है उससे अधिक उन लोगों ने टिकट लिया, और जो मांगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, जो सीट मांगा वो सीट भी दिया। जो नतीजा हुआ, अब प्रचार हुआ, कांग्रेस पार्टी प्रचार करने आई, केवल 2 दिन माननीय राहुल गांधी जी केवल लखनऊ और बनारसी में रोड शो में रहे। न प्रियंका जी आई, न सोनिया जी आई, न राहुल गांधी ही, कोई अपने कैंडिडेटों को भी प्रचार करने नहीं आई लोग। उसका नतीजा क्या हुआ, फेल हो गया वो गठबंधन। फिर जब 2 उपचुनाव हुए, जोगी जी का खाली हुआ, इलाहाबाद का मौर्या जी का खाली हुआ, तो सबसे पहले गठबंधन हम लोगों का था, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने दोनों जगह पर सबसे पहले कैंडिडेट घोषणा कर दिया। नहीं तो जब सुनिए हमारी बात, जी जी उसको भी तो पूछना चाहिए कि हमारा गठबंधन है तो कैसे इसको लड़ा जाएगा। अखिलेश से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, या वो कहते कि एक आप लड़ लीजिए, एक हम ले लेते हैं। तो बिना कोई बात किए उन्होंने दोनों ने कैंडिडेट घोषणा कर दी। खैर ईश्वर की बात, दोनों हम लोग जीते। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बहाना ढूंढती है। नहीं, सवाल ये है कि जब अंदर से इतना गतिरोध है समाजवादी पार्टी कांग्रेस में, तो 2024 को लेके क्या उम्मीद की जाए? फिर हमें तो लगता नहीं, या कोई भी जो अगर ये बातें जानेगा या समझेगा तो उसको लगेगा ये तो बहुत, अगर होता भी गठबंधन है तो बहुत बेमेल का गठबंधन है। नहीं, गठबंधन रहेगा। हमारे नेता शुरू से गठबंधन के पक्ष में, और उन्होंने पूरा दौरा भी किया। बंगाल गए, बिहार गए, आंध्र गए, हैदराबाद गए, कर्नाटक गए, सबसे मिले, अलग अलग उन्होंने सबसे बात की गठबंधन के लिए। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस की सोच है वही भाजपा की सोच है, या तो हम सत्ता में रहे, नहीं तो वो सत्ता में रहे। बाकी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा कहीं कुछ माने में कांग्रेस और भाजपा का रोल एक ही है। कांग्रेस ने भी लोकतंत्र को खत्म किया, संविधान को बदला, तानाशाही ले आई, सारे देश के नेताओं को जन्म बंद कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाया, न्यायालय को उन्होंने अपने को बंधक बना दिया। और ठीक वही काम भाजपा आज कर रही है, बिना इमरजेंसी लगाए। लोकतंत्र को लगभग बिल्कुल कब्जे में कर लिया है। सारी सरकारी एजेंसियां जो जांच वाली है सब विरोधियों पर लगा दिया है। अच्छा, तो जनतंत्र को लगभग खत्म कर दिया है। अच्छा, कांग्रेस में एक और बदलाव एक आया बात जी, तो कांग्रेस से भी लड़े हम, और कांग्रेस गठबंधन चलावे या न चलावे, भाजपा से लड़ेंगे हम। विपक्ष के लोग लड़ेंगे, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, दक्षिणी भारत के हों, सारे दल मिल करके भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस गठबंधन को बनाना चाहेगी तो सो पार सो गुट, नहीं बनाना चाहेगी तो भी हम लोग भाजपा को हराएंगे। तो ये हमें लग रहा है कि चूंकि इंडिया अलायंस से पहले आप लोगों ने एक गठबंधन और खड़ा किया था, उसका नाम दिया था, नाम है पीडीए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसको अखिलेश जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि ये सोच पहले से ही आप लोगों की थी, कि मतलब ये तय था कि भाई हमारा एक अलग संगठन भी रहेगा, एक अलग दलों का गठन रहेगा। पीडीए संगठन नहीं है। हाँ। पीडीए तो पिछड़ा दलित और मुसलमान है। हाँ, नहीं, जब लोग ये जो वोटर है, जो जनता है, तो ये ही भाजपा को भरमा करके भाजपा इनको अपने पाले में डाल रही थी। अब वो लोग समझ गए। नहीं, मतलब पीडीए को जो पीडीए को समझते हैं, वो चाहे अगर बिहार के नीतीश कुमार की बात करें या पश्चिम बंगाल में आपने ममता बनर्जी की बात कही, तो कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है तो वो यही होगा ना। अगर भाई नीतीश कुमार भी यही बात करते हैं, तेजस्वी भी पीडीए की ही बात करते हैं, तो ये जो एक समान विचारधारा वाले दल हैं, तो आपको लगता है ये सब एक साथ आके फिर से कुछ? हाँ, पीडीए को दोनों दलों ने ठगा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मंडल जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो संविधान में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू हुआ। उस समय भी माननीय अम्बेडकर जी ने कहा था कि पिछड़ों को भी होना चाहिए। तो उसको ये कह करके टाल दिया गया कि बहुत बड़ी जनसंख्या इन लोगों की है, इनके लिए आयोग बनाया जाएगा, और वो आयोग जैसे संतुष्टि करेगा वैसा आरक्षण दिया जाएगा।
आयोग बने, काका कालेलकर आयोग बना, कई आयोग बना, सब संस्कृतियां दिए, कांग्रेस उसको डिब्बे में रखी रही। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर आयोग मंडल कमीशन बना, और जब मंडल कमीशन ने अपनी संस्तुतियां दी तब तक जनता पार्टी की सरकार चली गई, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर उसने संडे बस्ते में डाल दिया उसको। फिर जब जनता दल की सरकार आई तो उसको बीपी सिंह ने, वो भी था 49 पॉइंट कुछ का संस्तुति, उन्होंने किया 27%। तो पीडीए के खिलाफ अंदर से भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। तो जो राहुल गांधी संसद में अगर ये मुद्दा उठाते हैं कि आज कैबिनेट सचिवों की संख्या देख लीजिए, ओबीसी है ही नहीं, या फिर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं, तो ये सब दिखावा है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स का दिखावा है। और तब शुरू किए हैं जब अखिलेश यादव ने इसको शुरू किया। अब बिहार में तो पहले से शुरू हुआ इस बात को। जब अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की है, उसके बाद राहुल गांधी जी ने शुरू किया। पीडीए के हमदर्द केवल समाजवादी सोच के लोग ही हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, शुरू ठीक है आप लोगों ने किया, लेकिन इसका क्रेडिट तो देश भर में राहुल ले जा रहे हैं। और भाई समाजवादी पार्टी के अगर मूल में जाइए तो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो पिछड़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो राहुल गांधी उठाते हैं। इसके आपकी आवाज दब जाती है, आप लोग सही से उठा नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? हमारे अध्यक्ष शुरू से उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको शुरू से उठा रहे हैं, जाति जनगणना की और पीडीए की बात की। अखिलेश यादव के बाद ही राहुल गांधी को याद आया है जातिगत जनगणना में। लेकिन आपको नहीं लगता कि जातिगत जनगणना की जो मांग है, ये ठीक बात है कि आप लोगों ने सबसे पहले की, लेकिन आज जितना मुखर उसमें जेडीयू है, आरजेडी है या कांग्रेस है, उतना मुखर होके आप नहीं बोल रहे हैं? भाई आप तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ही था 22 का, इसी है 22 का चुनाव घोषणा पत्र जो हमारा रिलीज हुआ, उसमें था कि हमारी सरकार आई तो हम जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार गई तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसके बाद तो सारे लोग कहने लगे। इसके पहले 22 के चुनाव में घोषणा पत्र के पहले राहुल गांधी को पीडीए याद आया? उनका भी तो घोषणा पत्र था, उनका भी तो घोषणा पत्र था, क्यों ना उसमें पीडीए के सवाल रखा उन्होंने? ये तो हम सबसे पहले करते आ रहे हैं। हमारी बात को चैनल अखबार नहीं पर समीक्षा दे रहे हैं तो उसमें अखिलेश जी का कोई दोष है क्या? ये मतलब मीडिया का दोष है। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है, तकरीबन पूरे देश में 80 लाख जो सरकारी कर्मचारी है, इससे भी ज़्यादा उनकी संख्या होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई। मुझे लगता है कि तकरीबन जो लोग बताते हैं कि 8 से 10 लाख लोग वहाँ पहुँचे। तो ये आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है? बड़ा मुद्दा होने वाला है, होना भी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन को खत्म कौन किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। इसलिए भाजपा उसको नहीं चाह रही, हम लोग उसको चाह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव घोषणा पत्र में भी रखे। भाजपा जब सरकार में थे 12 में सरकार में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तो आपको याद होगा कर्मचारियों ने एक साइकिल रैली निकाला, कार्यक्रम बनाए थे विधानसभा से लेकर के दिल्ली तक। उसमें स्वयं राजी हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हमारे हरी झंडी दिखलाने के लिए। लेकिन एक कार्यक्रम वो चले गए थे विदेश, उस डेट को नहीं लौट पाए, तो उन्होंने खुद वहां से हमारी जिम्मेदारी दी कि आप जाके झंडी दिखलाइए। सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव पुरानी पेंशन के पक्षधर थे। तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती ऐसा कि, क्योंकि अब इस बार तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इसे अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो को कहते हैं शामिल करना चाहिए। भाई 80 लाख कर्मचारी हैं, उनका परिवार है, अगर ये सब लोग उससे जुड़े हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा लोकसभा चुनाव में। एक और बात आप जान लीजिए कि सबसे पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, तो तुरंत उसी के बाद राजस्थान सरकार ने घोषणा किया कि हम देंगे, अब दे रही है। मतलब आपके मुद्दों को कांग्रेस फॉलो करती है। हाँ। अगर आपने जो पहले कहा कि उसको
अन्य राज्यों में मानते राजस्थान में वो लागू किए, और यहाँ भी कहे थे अगर हमारी 22 में सरकार बन गई होती तो हम उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू कर दिए होते, जाति जनगणना करा दिए होते। जैसे बिहार में सरकार है, जाति जनगणना हो गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में चूंकि आप भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, लगभग हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की एक बात सुन लीजिए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी ना, चाहे भाजपा की बनेगी। चुनाव का परिणाम तो न आप जान सकते हैं, न हम जान सकते हैं, लेकिन दोनों में किसी एक की बननी है। तो अगर हमको वो 6 सीट, 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट कुछ भी दे दिए होते तो हम तो समर्थन इन्हीं का करते ना। हम समाजवादी पार्टी मर जाएगी लेकिन भाजपा को कभी समर्थन तो नहीं करेगी। नहीं, वो तो कहते हैं कि एक विधायक पिछली बार वो जो है भाजपा में शामिल हो गया आपका। तो अब भाग गया तो उसमें हमारा दोस्त क्या है? अब उनका भाग गए तो उनके जो भाग गए तो वो कौन भागेगा? तो फिर कांग्रेस के भी भाग के जाके भाजपा की सरकार बना दी है। हमारे तो एक गया, उनका तो दर्जनों चले गए। तो वो कहते हैं कि जब एक जा सकता है तो कहने लायक है ही नहीं है। जब उन्हीं के टूट के भाग गए तो हम पर क्या आरोप लगाएंगे? तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में समझौता होना चाहिए था, कांग्रेस को जो सीट देनी कांग्रेस चाहिए को बड़ा डील करना चाहिए, बड़ी पार्टी है। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जहां भी उपचुनाव हो रहा, अगर विपक्ष 2, 4, 5 सीट मांग रहा है तो उनको देना चाहिए। अगर कहेंगे हैसियत वहां क्या है, तो अगर हम ही कह दें कि उत्तर प्रदेश की हैसियत क्या है? नहीं, सवाल यही उठता है जो सोशल मीडिया पे जो वार चल रहा है इस समय कांग्रेस समर्थकों के और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच, ये सब बातें आ रही हैं कि अगर रायबरेली और अमेठी में समर्थन ना मिले तो वहाँ से सीट नहीं निकलेगी। अगर स्थिति ये जो स्थिति अगर इस लेवल पे पहुंच गई है, बातचीत अगर इस स्तर पे होने लगी है, तो फिर आगे सवाल वही उठता है 2024 का कैसे माना जाए? हम लोग समाजवादी खानदान के हैं। जब से समाजवादी पार्टी बनी है हमेशा रायबरेली को, अमेठी को छोड़ दिया गया है। एक बार के वो लड़ा गया था, वो भी उनके कहने से, कांग्रेस की सहमति से। और वो गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नेता का इतना बड़ा दिल है कि वो अमेठी और रायबरेली छोड़ेंगे। हम लोग बड़े दिल वाले हैं। कांग्रेस भाजपा संकोचित दिल वाली पार्टियां हैं। अच्छा, प्रदेश में मौजूदा समय में क्योंकि जब आपकी सरकार थी, शुरू यहाँ से करते हैं, जब आपकी सरकार थी तो एक जातिवाद का बड़ा आरोप लगता था, और अभी हाल फिलहाल 2-3 घटनाएं जो हुई हैं उसके बाद से फिर ये दिख रहा है कि एक जातिगत चीज़ों को लेकर, जातिगत भेदभाव को लेकर, मैं देवरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ से एक बार फिर सामने आया कि नहीं ये फला जाति है, ये फला जाति है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आप क्या मतलब किस तरह से इसको समझते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, क्या वास्तव में कास्टिज्म इतना हावी हो गया है भाजपा में? भाजपा में हुआ है। मान लीजिए देवरिया की घटना, उस समय तो हम व्रत में थे, हम गए भी नहीं, लेकिन इतना तो बात सही है ना कि एक आदमी की हत्या पहले हुई और उसका रिएक्शन हुआ तो दोबारा हत्या हुई, दोनों घर का लाश हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता लोग गए तो केवल एक दरवाजे गए, दूसरे दरवाजे नहीं गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो पहले उस दरवाजे गए, तब दूसरे दरवाजे आए। अब अंतर इतने में समझ लीजिए। तो ये समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्म को साथ ले चलने वाली पार्टी है। लेकिन अब चूंकि आरोप हमेशा लगता है हम लोगों पर, उन पर कोई नहीं लगा रहा है। अब चूंकि हम लोग इतने छोटे के दिमाग के नहीं है कि हम लोग लगाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 14 के चुनाव के बाद से केवल जात की बात करती है। जातियों को हिर ने सारा लूट लिया, हिर ने ये कर लिया। कभी हमको सुना है, कभी अखिलेश जी को सुना, कभी मुलायम सिंह को सुना कि हमने किसी जाति को टारगेट किया हो? कभी भी। तो जातिगत जो भेदभाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा? और उसको लाभ होगी, साथ में आ गई है। हमको हमारे से भड़का करके लोगों को अपने पाले में ले लिया।
सबका आरक्षण खत्म कर दिया, अब लोगों को समझ में आ गया लेकिन वो भाई जो आरक्षण अपने पिछड़े एजेंडे का है, पिछड़े का जो आरक्षण है उसमें कुर्मी, कुशवाहा व जितने पिछड़े दल के लोग हैं सबको तो भरमा के रखी थी ना भारतीय जनता पार्टी। और जब आरक्षण लगभग से खत्म हो गया, सब चीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठेकेदारी पर नौकरियां देने जाने लगी, जो पिछड़ों का जो स्कॉलरशिप लगभग उसको समाप्त सा कर दिया गया, तब तो सबके समझ में आ रहा है। अब उसी में छटपटाहट है उसकी। अच्छा, 2024 का जो चुनाव है, आपकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से होनी है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का संगठन देखिए, भाजपा का संगठन देखिए, तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। बिना संगठन के, संगठन आप कहेंगे संगठन है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो हम लोग भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तो कहीं नहीं आप ठहरते संगठन के मामले में। हम आपसे बता रहे हैं ना, कैसे लड़ेंगे हम 2024 आपसे बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का जो अखबार में चैनल में जो संगठन है, पन्ना प्रमुख, वो प्रमुख, कहीं हम लोग को गांव में तो नहीं दिखाई देता है, कहीं क्षेत्र में तो नहीं दिखाई देता है उनका संगठन। हाँ, उनका मुंह में है, और आप लोगों को तुरंत उसको निकाल देने में है, कह देने में है। संगठन समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत है, और जितने कार्यकर्ता और जितना नेता समाजवादी पार्टी में हैं, सभी दलों को मिला देंगे तो उतना कार्यकर्ता नेता नहीं है, बशर्ते कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के तन मन धन से एक होकर के लड़ दे तो किसी की हैसियत नहीं कि समाजवादी पार्टी को हरा सके। अच्छा, एक आखिरी इस बार 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, बड़ा नेता, सब लोगों ने संकल्प ले लिया है कि चाहे किसी को अध्यक्ष टिकट दे, कुछ भी कर दे, सारे नेता कार्यकर्ता इस बार लग करके देश हित में, जनता हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम गोविंद चौधरी जी थे, और जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि जो छात्र संघ की राजनीति से निकला हुआ राजनेता होता है, उसकी एक बात करने की शैली या अपने विचारों को रखने का तरीका एकदम अलग होता है। ये आपको दिखा भी होगा। अगली बार किसी और नेता के साथ हम आएंगे, हाजिर होंगे। नमस्कार।